हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल द जोरावर क्लासेस। मैं कपिल शांडिल्य एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। कैसे हैं आप सभी और कैसी पढ़ाई चल रही है आप सभी की? सभी पढ़ाकू लोग कैसे पढ़ाई चल रही है? अच्छे से चल रही है, नहीं चल रही है? सबसे पहले तो कमेंट करके बता दें कि आप पढ़ रहे हैं, क्योंकि आप ऑनेस्टली जवाब देंगे तो फिर वो इम्प्लीमेंट भी होगा। आप अपनी कमी आप अगर गिनाएंगे नहीं पढ़ रहे हैं तो वो भी जरूर लिख दे कि सर नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है? तो फिर पढ़ना शुरू कर देंगे, ठीक है? चलिए हम देखते हैं आज का टॉपिक जो हम डिस्कस करने वाले हैं। दैट टॉपिक इज प्राइमरी इंस्टीट्यूशन ऑफ डेमोक्रेसी, लोकतंत्र के प्राथमिक संस्थान। ये टॉपिक जो है, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे और उनके सभी ऑप्शंस को पढ़ते हुए हम देखेंगे ज्यादा से ज्यादा टॉपिक को कवर करने की और ज्यादा से ज्यादा हम क्वेश्चन को कवर करने की कोशिश करेंगे। तो मैं कपिल शांडिल्य आपको ईवीएस करवाता हूं। जो आप इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो है रेगुलर स्टडी से रिलेटेड जो भी हमारी वीडियोज हैं वो आप देखते रहें। क्योंकि ऐसा होता है कि जब हम खुद पढ़ते हैं तो हमें ज़्यादा एफर्ट करने पड़ते हैं। मान लीजिए हम किताब से पढ़ रहे हैं, तो एक किताब से जब पढ़ते हैं तो हमें एफर्ट ज़्यादा करने पड़ते हैं, टॉपिक को पढ़ना समझना सब कुछ करना पड़ता है। तो एक ऐसा टाइम आता है जब आप एक प्लेचू पे पहुंच जाते हैं। आप सभी समझते हैं लर्निंग प्लेचू। और कभी कभी आप बहुत ज़्यादा थक जाते हैं तो आप खुद नहीं पढ़ना चाहते, तो उस टाइम सबसे बढ़िया उस टाइम को यूटिलाइज करने का एक तरीका होता है कि कोई पढ़ा रहा है तो उससे पढ़ लो, ताकि समझाने के तरीके, समझाने का एफर्ट वो कर ले और आपको कम मेहनत में ज़्यादा समझ में आ जाए। तो ज़रूर आप जो है रेगुलर क्लासेस के लिए हमें सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है? हमारा फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, चलिए बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इफ यू आर इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीजन कैन यू टेक ऑन योर ओन? देखिए, भारत के संविधान के अनुसार यदि आप भारत के राष्ट्रपति के रूप में चुने जाते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा निर्णय आप स्वयं कर सकते हैं? ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है हमारे कौन से इंस्टीट्यूशन से आया है? पार्लियामेंट से आया है, ठीक है? पार्लियामेंट जो है वो किस किस की बनी होती है? देखिए, पार्लियामेंट में 3 पार्ट होते हैं। प्रेसिडेंट, ठीक है, और दूसरा पार्ट जो है वो है राज्यसभा, ठीक है, इसे उच्च सदन भी कहते हैं, और तीसरा है लोकसभा, ठीक है? तो इन 3 चीजों से हमारे लिए पार्लियामेंट जो है बनी होती है। तो यहां से क्वेश्चन आया है, तो प्रेसिडेंट की पावर्स को डिस्कस करने की बातचीत से यहां चल रही है। तो कौन सा डिसीजन लेंगे जब आप प्रेसिडेंट बन जाएंगे? भारत के राष्ट्रपति अगर आप बन जाते हैं, अपनी मनमर्जी नहीं चलानी है, ठीक है? अपनी मनमर्जी से तो आप कुछ भी कर सकते हैं। मतलब आपको इस टॉपिक के बारे में सोचना है। प्रेसिडेंट सोच समझ के निर्णय लेगा, कॉन्स्टिट्यूशन से बाहर नहीं जा सकता। अगर कॉन्स्टिट्यूशन से बाहर जाएगा तो इम्पीचमेंट हो जाएगा, महाभियोग उसके खिलाफ हो जाएगा। तो प्रेसिडेंट भी है तो उसको भी अंडर कॉन्स्टिट्यूशन ही रहना पड़ेगा। मैं इस बात को रिपीट कर रहा हूं कि अंडर कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब भले ही प्रेसिडेंट जो है वह एग्जीक्यूटिव में आता है, ठीक है? एग्जीक्यूटिव है, उसकी जो काउंसिल है प्राइम मिनिस्टर से रिलेटेड, तो वो एग्जीक्यूटिव में आते हैं, लेकिन एग्जीक्यूटिव विल हैव टू फॉलो द लॉ एंड द प्रोसीजर। तो हम यहाँ एक टर्म बता रहे हैं, लॉ एंड प्रोसीजर जो है, जो लिखे हुए हैं काम करने के, ठीक है? जो कानून लिखे हुए हैं और जो प्रोसीजर फॉलो करने होते हैं, चाहे वो किसी भी इंस्टीट्यूशन में जो व्यक्ति हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, उनको कुछ प्रोसीजर फॉलो करने पड़ते हैं। इसी तरीके से लोकसभा में भी अगर कोई बिल पास होता है तो कुछ प्रोसीजर फॉलो करने होते हैं। तो उन्हीं प्रोसीजर्स को ध्यान में रखते हुए मैं कुछ ऑप्शन पढ़ता हूं, तो आप देखिए आप क्या करेंगे। सेलेक्ट द पर्सन यू लाइक एज प्राइम मिनिस्टर, आप उसे प्राइम मिनिस्टर बना देंगे जिसे आप खुद पसंद करते हैं। वह व्यक्ति चुनेंगे जिसे आप प्रधानमंत्री के रूप में पसंद करते हैं। ऐसा हो सकता है क्या कि मुझे तो भाई ये पसंद है और मैं इसको प्राइम मिनिस्टर बना देता हूं? तो वो तो अपोजिशन में भी पसंद आ सकता है और उसके पास सीटें पूरी ना हो तो आप क्या करेंगे? आप पसंद तो मान लीजिए एक पार्टी ये है, एक पार्टी ये है, इसके पास 50 सीट्स है और इसके पास 15 सीट्स है, लेकिन यहाँ के एक आदमी को आप बहुत पसंद करते हैं, तो क्या आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? बिल्कुल नहीं सिलेक्ट कर सकते। तो ये तो बिल्कुल गलत ही हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन हो गया गलत। तो हम एलिमिनेशन मेथड यूज कर रहे हैं, खूब अच्छे से स्टडी करेंगे, माइंड खुलेगा। डिसमिस ए प्राइम मिनिस्टर हु हैज ए मेजोरिटी इन लोकसभा, क्या ऐसा कर सकते हैं हम? लोकसभा में जो बहुमत वाला प्रधानमंत्री है उसी को हटा दें? ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, हमको प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा। अगर उसके पास मेजोरिटी है लोकसभा में और अपोजिशन के पास कम व्यक्ति हैं तो आप उसको नहीं हटा सकते हैं प्रधानमंत्री को, मेजोरिटी की गवर्नमेंट रहेगी। तो आप अपने मनमानी नहीं कर सकते, ऑटोक्रेसी नहीं है ये।
ठीक है। ऑटोक्रेसी निरंकुश शासन जो होता है, या तानाशाही नहीं है, डिक्टेटरशिप नहीं है कि आप कुछ भी कर देंगे, यहाँ आपको प्रोसीजर फॉलो करने पड़ेंगे। तो ये दोनों ही ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड में हमारे एलिमिनेट हो गए हैं, ठीक है। तो जब भी आप ऐसे क्वेश्चन सोल्व करते हैं तो एलिमिनेशन मेथड यूज कीजिए। उसका फायदा देखिए क्या है, कई बार ऐसा होता है कि हमें पता था ये भी गलत है और ये भी गलत है, ठीक है। उसके बाद फिर जब हम इन दोनों ऑप्शन को पढ़ते हैं तो दोबारा फिर से इधर जाके पढ़ने लग जाते हैं, इस पे काटा लगाएंगे तो दोबारा जाने की जरूरत नहीं है। उसके बाद आपको एक और चीज ध्यान रखने की, जब आपने इसको काट दिया है तो फिर आपको आंसर निकालने के लिए सही जो निशान है वो यहाँ कहीं लगाना पड़ेगा, और उसके बाद आप कभी भी गलती से ए बी ऐसे कुछ नहीं भरेंगे। कई बार ऐसा होता है कि आप जब क्वेश्चन सोल्व करते हैं 1 2 3 4 ऑप्शन होते हैं, ए बी सी डी होता है, तो आपको भरना होता है बी और भर देते हैं सी, क्योंकि आपने कहीं निशान ऐसी जगह लगा दिया, ये चीज नहीं लगाई थी, तो या फिर आप यहीं पे काट दे कि ये तो मैंने लगाना ही नहीं है, ठीक है। तो उसके बाद आप वही निशान लगाएंगे जो आपका कटे बगैर रह जाएगा, ठीक है। आस्क फॉर रिकंसिडरेशन ऑफ बिल पास्ड बाय बोथ द हाउसेज। क्या आप ऐसा कर सकते हैं कि दोनों सदनों ने कोई विधेयक पारित कर दिया है और उस पर पुनर्विचार करने को कहें? तो देखिए बिल्कुल ऐसा कर सकते हैं, ये आपके पास राइट है, ये आपके पास पावर है, तो ये हमारा सही हो गया। नीचे का ऑप्शन भी हम पढ़ेंगे कि ताकि कुछ भी गुंजाइश गलत होने की ना रहे। नॉमिनेट द लीडर्स ऑफ योर चॉइस टू द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो देखिए प्रधानमंत्री पीएम है और उसकी एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है, ठीक है। तो इसमें वो लोग सिलेक्ट किए जाते हैं प्राइम मिनिस्टर जिनको चाहता है, ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। तब प्रेसिडेंट जो है उनको मंत्री पद की शपथ दिलाता है, ना कि अपने आप ही नॉमिनेट कर देता है, ठीक है। राष्ट्रपति अपने रिश्तेदारों को नहीं लगा सकता वहां पर, ठीक है। वो प्रधानमंत्री जिसको एडवाइस करता है वही उसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल में आते हैं या मंत्रिपरिषद में शामिल होते हैं। तो हमने देखा कि अपने पसंद के प्राइम मिनिस्टर नहीं चुन सकते। दूसरा, जब प्राइम मिनिस्टर पूर्ण मेजोरिटी में है तो आप उसको नहीं हटा सकते हैं। उसके बाद आप नॉमिनेट नहीं कर सकते हैं लीडर ऑफ योर चॉइस टू द काउंसिल मिनिस्टर, अपनी पसंद के नेता को नहीं चुन सकते हैं। तो डी कट गया, ए कट गया, बी कट गया, तो हमारा सही आंसर आ गया सी इज द राइट आंसर, ठीक है। मुझे लगता है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। अब थोड़ा सा मैं बता देता हूं 2-3 और बातें कि कोई भी गवर्नमेंट है या डेमोक्रेसी है, उसके अंदर 3 इंस्टीट्यूशन होते हैं, ठीक है। पहला होता है लेजिस्लेचर, ठीक है। लेजिस्लेचर जो होती है ना वो लॉ मेकिंग करती है, ठीक है, और डिसीजन लेती है, ठीक है। इन टर्म्स को याद रखना, जहां भी किसी क्वेश्चन में डिसीजन लिखा मिलता है वो लेजिस्लेचर से रिलेटेड है, लॉ मेकिंग लिखा मिलता है वो भी लेजिस्लेचर से रिलेटेड है, ठीक है। उसके बाद दूसरा जो एक और संस्था होती है उसको कहते हैं एग्जीक्यूटिव, ठीक है। इसे कार्यपालिका कहा जाता है, ठीक है। कार्यपालिका मतलब कार्य का पालन करेगी, ठीक है। तो जो ये लॉ बनाया गया है इसको इम्प्लीमेंट करेगी। इम्प्लीमेंट करना, एक तो ये वर्ड मिल जाए, ठीक है। एग्जीक्यूट करना, ये वर्ड भी मिल सकता है, ठीक है। तो लागू करना, एग्जीक्यूट करना, कार्य करना, तो ये एग्जीक्यूटिव होती है, ठीक है। उसके बाद तीसरा इंस्टीट्यूशन जो होता है वो होता है जुडिशरी, ठीक है। जुडिशरी क्या करती है कि ये जो कानून बना है पहले तो ये देखेगी कि ये कानून ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन का उल्लंघन तो नहीं कर रहा है, किसी के राइट्स का उल्लंघन तो नहीं कर रहा है, तो ये जुडिशियल रिव्यू करेगी। उसके बाद डिसीजन जो लिया गया है उसको सही से इंप्लीमेंट किया जा रहा है नहीं किया जा रहा है, एग्जीक्यूट किया जा रहा है नहीं किया जा रहा। इसके अलावा ये दो जो बनाने वाले और लागू करने वाले क्या ये तो उल्लंघन नहीं कर रहे हैं इसका, तो ये जुडिशरी करती है, ठीक है। तो इसको हम आगे और फिर से डिस्कस करेंगे, पहले बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु अमंग द फॉलोइंग इज पार्ट ऑफ द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। चलिए ठीक किया, हमने उसको ज्यादा डिस्कस नहीं किया, यहाँ पे आके हम इसको और खोलेंगे। हु अमंग द फॉलोइंग इज पार्ट ऑफ द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, इनमें से कौन जो है पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव का पार्ट है, राजनीतिक कार्यकारिणी का। देखिए हमने कहा था कि एक तो लेजिस्लेचर होता है, उसके बाद एक एग्जीक्यूटिव होता है और एक जुडिशरी होता है। तो हम बात कर रहे हैं किसकी, एग्जीक्यूटिव की। एग्जीक्यूटिव जो होते हैं ना वो 2 तरह के होते हैं, ठीक है। एक तो होते हैं पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, ठीक है, और दूसरा होता है परमानेंट, ठीक है। ये पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव जो है ना ये टेम्परेरी होती है, मतलब कुछ समय के लिए रहते हैं, जैसे प्रधानमंत्री भी काउंट होता है उसमें, प्रधानमंत्री की कार्यपालिका उसमें काउंट होती है। तो ये पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव है, जो उसके मंत्री हैं वो भी पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव है। और परमानेंट में होते हैं जो सिविल सर्वेंट होते हैं ना, जो सिविल सर्वेंट होते हैं, जो गवर्नमेंट सर्वेंट में सर्विस में रह के
उसमें रहते हुए इनको इम्प्लीमेंट करते हैं। तो कोई सरकार भले ही चली जाए, ये तो अपनी जगह पे फिर भी रहेंगे, तो ये परमानेंट होते हैं। तो इसने क्या पूछा है, देखिए कि पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव कौन से हैं। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव मतलब प्रधानमंत्री से रिलेटेड है। राष्ट्रपति की एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो है उसके अंदर प्रधानमंत्री, उसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल होती है, पॉलिटिकल व्यक्ति होते हैं। तो ये कौन सा, देखिए डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, ये तो परमानेंट हो गया। तो ये ऑप्शन हमारा कट जा रहा है, यहाँ पर बिल्कुल कट जा रहा है, क्योंकि ये परमानेंट है, ये प्रधानमंत्री का नहीं है। ठीक है, प्रधानमंत्री ने सिलेक्ट नहीं किया था इसको, प्रधानमंत्री के साथ ये शपथ नहीं लेके आया है। उसके बाद देखिए सेक्रेटरी ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ये हम मिनिस्ट्री तो दे दिया है लेकिन मिनिस्टर नहीं है, ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में एक सेक्रेटरी है। तो ये भी सिविल सर्वेंट है। ठीक है, सिविल सर्वेंट है मतलब ये भी परमानेंट है, और ये पॉलिटिकल नहीं है, ये तो परमानेंट हो गया। ठीक है, सिविल सर्वेंट से रिलेटेड परमानेंट एग्जीक्यूटिव हो गया। अब देखिए होम मिनिस्टर, बिल्कुल ये तो मिनिस्टर हो गया ना, तो पीएम की एग्जीक्यूटिव काउंसिल का एक मिनिस्टर है, तो ये हमारा सही आंसर हो जाता है। डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, डीजीपी, ये भी सिविल सर्वेंट ही हो जाता है। ठीक है, या फिर गवर्नमेंट सर्वेंट हो जाता है, तो ये भी परमानेंट एग्जीक्यूटिव, तो ये हमारा आंसर कट गया। तो इस तरीके से हमने देखा कि ये गृह मंत्रालय के सचिव, ये भी एक सिविल सर्वेंट है, जिला कलेक्टर भी एक सिविल सर्वेंट है। तो इस तरीके से ये एग्जीक्यूटिव तो है, लेकिन ये परमानेंट एग्जीक्यूटिव है, ना कि पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। ठीक है, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव एक है गृह मंत्री, जो कि प्रधानमंत्री के साथ जो है उसकी कार्यपालिका का सदस्य होता है। पुलिस महानिदेशक भी नहीं हो सकता, क्योंकि ये भी एक परमानेंट है। तो हमारा सही आंसर आ गया। ठीक है, आप सबको समझ में आ गया, तो आप जरूर कमेंट भी करते रहें, अपने हिसाब से कमेंट करेंगे, क्योंकि आप माइंड पे प्रेशर डालेंगे, ब्रेन स्टॉर्मिंग होगी उसमें, तो आपको जो माइंड जो है वो शार्प होगा, एनालिसिस करने की हैबिट आती है। चारों ऑप्शन को पढ़िए, अपना आंसर जरूर डालिए, उससे आपको ये लगेगा कि हाँ मैं कितने कॉन्फिडेंस के साथ, और कॉन्फिडेंस के साथ तो आंसर नहीं करता हूँ कहीं, या करती हूँ, और कॉन्फिडेंस के साथ आप बहुत जल्दी से आंसर कर देते हैं और आप उसको ढंग से नहीं पढ़ते, क्या ये हैबिट तो नहीं है। तो ये भी आपको एनालाइज करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। ऐसा करने से आपको क्या होगा कि आपका एक होता है कंडीशनिंग। ठीक है, आपको कई बार कहा जाता है कि टेस्ट सीरीज कर लेनी चाहिए, क्यों कहा जाता है, माइंड की कंडीशनिंग बहुत जरूरी है। ठीक है, वैसे ही एनवायरनमेंट में, जैसे अभी ये क्लास चल रही है तो आपको रैंडमली एक क्वेश्चन दिया जा रहा है, तो पेपर में भी कहीं से भी एक रैंडमली क्वेश्चन आपके सामने आ जाता है। तो ऐसे ही ये टेस्ट ही चल रहा है एक तरह से आपका, तो रैंडमली आपको जो है क्वेश्चन दिया जाता है, तो माइंड पे एकदम से माइंड क्या करता है कि बहुत सारी इंफॉर्मेशन, जहां पार्लियामेंट से रिलेटेड भी है, ज्योग्राफी से रिलेटेड भी है, मैथ्स, रीजनिंग, साइंस सबसे रिलेटेड है, उनमें से एक चीज को ढूंढता है। ढूंढने के बाद फिर इन चारों को पढ़ता है और वहां से कुछ इन्फॉर्मेशन गैदर करता है, तो इसे ब्रेन स्टॉर्मिंग कहते हैं। ठीक है, ब्रेन में तूफान आ गया एक तरह से। ठीक है, और वो तूफान जो है जितनी जल्दी आप रिकॉल करके, इतना ज्यादा इसको ट्रेन करेंगे रिकॉल करने की इन्फॉर्मेशन को, तो उतना ही आपको हेल्प करेगा। तो चारों ऑप्शन को पढ़िए, सोचिए, उसके बाद जवाब दीजिए। जवाब गलत है कोई बात नहीं, सीखने का टाइम है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेन चीज है पार्टिसिपेशन। ठीक है, पार्टिसिपेट कीजिए, तब कुछ तो लोड पड़ेगा ना दिमाग के ऊपर, और दिमाग पर लोड ही नहीं पड़ेगा तो फिर उस पार्टिसिपेशन का कोई फायदा नहीं है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द जुडिशरी इज फॉल्स। तो हमने तीसरा इंस्टीट्यूशन कौन सा बताया था, जुडिशरी का बताया था। ठीक है, अच्छा एक और चीज है कि हमने देखा था लेजिस्लेचर, मैं बार बार रिवाइज करवा रहा हूँ, लेजिस्लेचर है, एग्जीक्यूटिव है, जुडिशरी है। ठीक है, ये क्या करते हैं, लॉ बनाते हैं या डिसीजन लेते हैं। ठीक है, इसके बाद ये क्या करते हैं, इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। ठीक है, या एग्जीक्यूशन करते हैं, और ये इम्प्लीमेंटेशन और डिसीजन को रिव्यू करते हैं कि कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई है। तो अगर ये लोग इसको कंट्रोल कर रहे हैं तो ये लोग पे कोई चेक नहीं होगा। ठीक है, तो ये लोग कुछ भी कानून बनाएंगे तो जुडिशरी इनके अंडर में आ जाएगी, तो जुडिशरी दबाव में रहेगी, जुडिशरी सही डिसीजन नहीं ले पाएगी। सिमिलरली अगर एग्जीक्यूटिव के अंडर में प्रेशर में जुडिशरी हो तो इन पे भी लगाम नहीं लग सकती, इसलिए जुडिशरी जो है डेमोक्रेसी में वो इंडिपेंडेंट रखी जाती है। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं चारों ऑप्शन के न्यायपालिका के बारे में कौन सा एक कथन गलत है, मतलब 3 सही होंगे और 1 गलत होगा। सबसे पहले तो यही एनालाइज करना है, क्वेश्चन को पढ़ना आना चाहिए। यहाँ पर कभी कभी सही 3 क्वेश्चन पूछ लेगा, कौन सा सही है, कौन सा सही है, कौन सा सही है, और चौथा पूछ लेगा कौन सा गलत है, फिर पूछ लेगा, तो हम इसको नहीं पढ़ते हैं। तो कई बार मेरे साथ भी एग्जाम में ऐसा हुआ है कि मैं इसको मिस रीड करके, मतलब फ्लो में चल रहा था और कथन सही है और एक बीच में आ गया कथन गलत है। तो मैं अब तब से मैंने हैबिट बनाई, एक बड़ा सेटबैक था मेरे लिए,
कि भाई मैं मतलब क्वालिफाई करता करता किसी एग्जाम में रह जाता हूँ मिस रीडिंग की वजह से, तो फिर मैंने अपनी हैबिट बनाई कि ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, मैं इसको सर्कल करने लगा। कथन गलत है, तो इसका मतलब 3 ठीक है। इसको सही पढ़ लिया तो आपको 3 ठीक पहचानने हैं, चौथा अपने आप मिल जाएगा। एवरी लॉ पास्ड बाय द पार्लियामेंट नीड्स अप्रूवल ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ऐसा नहीं है। देखिए, पार्लियामेंट कोई भी लॉ बनाती है, उसको सुप्रीम कोर्ट नहीं भेजना होता, उसको राष्ट्रपति के पास भेजना होता है। उसका अप्रूवल जो है, हर लॉ का जो है अप्रूवल जो है राष्ट्रपति के साइन होने जरूरी है, तभी वो लॉ बनता है। सुप्रीम कोर्ट में नहीं भेजना होता है। तो सुप्रीम कोर्ट में अगर किसी को कोई ग्रीवेंस है, कोई दुख है, कोई समस्या है, उसको लग रहा है कि ये लॉ ठीक नहीं है, तो वो सुप्रीम कोर्ट में उसको लेके जाएगा। तब जो है सुप्रीम कोर्ट जो है उसको एनालाइज करेगी कि अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ये ठीक है या नहीं है। ठीक है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन की स्पिरिट के अगेंस्ट तो नहीं है, तो वहां पर ठीक है। तो प्रत्येक कानून का अप्रूवल सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा गलत है, बिल्कुल आंसर तो हमें यहीं पे मिल गया है। ठीक है, ये गलत है। जुडिशरी कैन स्ट्राइक डाउन ए लॉ if it goes against the spirit of constitution. Judiciary can strike down a law if it is goes against the spirit of constitution. मतलब न्यायपालिका एक कानून को रद्द कर सकती है यदि वह संविधान की भावना के विरुद्ध जाता है। अगर वो कानून जो है संविधान की भावना के विरुद्ध, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, हमको गलत छांटना था, गलत हमें मिल चुका है। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है। जुडिशरी इज इंडिपेंडेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव। मैंने बताया अभी कि एग्जीक्यूटिव है लेजिस्लेचर, उससे इंडिपेंडेंट स्वतंत्र होनी चाहिए, वरना तो जुडिशरी जो है वो जो एग्जीक्यूटिव पे लगाम नहीं लगा पाएगी और सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। तो न्यायपालिका कार्यपालिका से स्वतंत्र होनी चाहिए, तो ये भी सही है। ठीक है, एनी सिटीजन कैन अप्रोच द कोर्ट इफ हर राइट्स आर वायलेटेड। बिल्कुल, कोई भी सिटीजन जो है अपने राइट्स, अगर उनके फंडामेंटल राइट्स वायलेट हुए तो सीधा सुप्रीम कोर्ट में ही जा सकता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि हाई कोर्ट जाना पहले पड़ेगा, वो सीधा सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकता है अगर उसके राइट्स जो है। इसलिए PIL जो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन आजकल जो लगाई जाती है फंडामेंटल राइट्स के ऊपर लगाई जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये एक गलत ऑप्शन था, बाकी सारे ठीक थे, हमारा आंसर भी निकल गया है। अब हम थोड़ा, मैं इसको लेके थोड़ा स्लो चल रहा हूँ क्योंकि बहुत ज्यादा ये क्वेश्चन जो है वो एनालिसिस टाइप के हैं और इनके अंदर कंसेप्ट भी बहुत है, तो मैं ज्यादा जल्दी में जाने के मूड में नहीं हूँ। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन कैन मेक चेंजेस टू एनी एग्जिस्टिंग लॉ ऑफ द कंट्री। क्वेश्चन को समझिए कि एक लॉ है जो एग्जिस्ट कर रहा है, पहले से एग्जिस्ट कर रहा है, कानून तो बन चुका है, लेकिन कौन सा वो इंस्टीट्यूशन है जो कि चेंज कर सकता है उसमें थोड़ा बहुत। ठीक है, उस एग्जिस्टिंग लॉ के अंदर। तो देखिए कौन सा संस्थान देश के मौजूदा कानून में बदलाव कर सकता है। तो मैंने ये जो क्वेश्चन सिलेक्ट किए हैं ये वही प्रैक्टिकल है और विद इन द लाइन से क्वेश्चन है। डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं दे रहा हूं क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन जो है वो पेपर के हिसाब से मैं इसको लेके आया हूँ। ठीक है, और इस क्वेश्चंस को मैं कंटेंट के अंदर भी डाल रहा हूँ इन क्वेश्चंस के अंदर को, ताकि आपको एक अच्छा रिवीजन वहां भी मिले। तो जो बच्चे वहाँ कंटेंट कोर्स में रहते हैं वो भी यहाँ के क्वेश्चन करें, और जो बच्चे कंटेंट कोर्स में नहीं वो यहाँ पर भी बिल्कुल ध्यान से पढ़े। ठीक है, क्योंकि ज्यादातर चीजें जो है अच्छी चीजें, बहुत सारी चीजें आपको जो है इसके अंदर बीच बीच में बताई जा रही है। उसके बाद देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन कैन मेक चेंजेस टू एनी एग्जिस्टिंग लॉ ऑफ द कंट्री। कौन सा इंस्टीट्यूशन है जो कि लॉ में चेंज कर सकता है, यानी कि नया कानून बना सकता है या कानून में संशोधन कर सकता है। तो सीधी सी बात है, हमने 3 इंस्टीट्यूशन की बात की है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशरी। तो यहाँ पे पहले एल से लॉ याद रख लेंगे आप। ठीक है, इसको विधायिका कहते हैं हिंदी में। ठीक है, जो हिंदी वाले बच्चे हैं वो कंफ्यूज ना हो, ये विधायिका है। तो विधायक होते हैं, बहुत सारे विधायक बैठते हैं, जैसे ऐसे ही बहुत सारे MP MLA बैठते हैं, तो वो संसद में कानून बनाते हैं। ऐसे ही यहाँ पर MLA होते हैं स्टेट में, वो भी विधायक जो है इसको देखो कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। लॉ, एल से लॉ बनाते हैं और विधायक से विधेयक लेके आते हैं और कानून बनाते हैं, विधि बनाते हैं। तो ऐसे करके आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं, विधि, विधायक, विधेय, विधि। इस तरीके से आपको कंफ्यूजन नहीं होगा तीनों के बीच में। फिर आ जाता है एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव को कहते हैं कार्यपालिका, तो यानी कि कार्य का पालन। बिल्कुल आसान है इनके काम याद रखना, इम्प्लीमेंट करते हैं, कार्य को एग्जीक्यूट करते हैं। तो हम देखिए कानून कौन बनाता है, हमने देखा है पार्लियामेंट बनाती है। ठीक है, संसद बनाती है, सुप्रीम कोर्ट कानून की समीक्षा कर सकती है। ठीक है, उसके बाद राष्ट्रपति कानून को अप्रूवल देता है। जब तक राष्ट्रपति उसको अप्रूवल न दे, उसके साइन ना हो, कानून नहीं बनता है। और प्रधानमंत्री कानून नहीं बनाता, पूरी संसद। देखिए संसद के अंदर क्या होता है कि एक पार्टी जो है वो
एक मेजोरिटी पार्टी होती है जो राज कर रही होती है और एक अपोजिशन होती है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है कि इस पूरी संसद के सदस्य कानून बनाने में पार्टिसिपेट करते हैं, ध्यान रखना है, ठीक है। कभी कभी बहुत सरकार होती है ना, गठबंधन सरकार होती है, एक पार्टी और है, एक और पार्टी है, ठीक है, और मिली जुली सरकार है। तो अगर इस यहाँ पे कानून बनाया जाता है तो पूरी संसद के अंदर जो है कानून की अलग अलग चीजें होती है, अलग अलग कानून की कंडीशंस की। किसी में 50% वोटिंग होनी जरूरी होती है, किसी में प्रेजेंट का 50% होना जरूरी होता है, और प्रेजेंट का 2/3 होना जरूरी होता है, और टोटल का 50% होना जरूरी होता है। तो इस तरीके से बहुत सारे कानून बनाने की कंडीशन है। लेकिन मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पर सभी लोग विधायिका लेजिस्लेचर के अंदर यानी कि पार्लियामेंट के अंदर जो है, सेंटर के अगर अंदर देखे तो पार्लियामेंट कहेंगे, ठीक है, संसद कहेंगे, और अगर स्टेट में देखे तो वो विधानसभा कहेंगे। तो यहाँ ये काम करती है क्या, कानून बनाने का, ठीक है। मैं थोड़ा स्लो चल रहा हूँ ताकि आपको फिर से मैं बता रहा हूँ, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन कैन चेंजेस टू एन एग्जिस्टिंग, चेंजेस भी कर सकती है और बना भी सकती है। तो पार्लियामेंट जो कि विधायिका का रूप है सेंट्रल गवर्नमेंट में, तो ये हमारा सही आंसर होगा। जुडिशियल रिव्यू कर सकती है सुप्रीम कोर्ट, यानी कि वो कानून संविधान का उल्लंघन तो नहीं कर रहा है, और राष्ट्रपति साइन करता है, और राष्ट्रपति साइन करने के बाद आपको वो कानून की शक्ल ले लेता है जो विधायिका ने, संसद ने एक कानून पास किया है। उसके बाद प्रधानमंत्री कुछ अलग से कुछ नहीं है इसके अंदर, ठीक है। तो प्रधानमंत्री इसमें कुछ नहीं कर सकता अकेला कि भाई मैंने कोई कानून बना दिया, नहीं, पूरी संसद से मिलके ही वहां से कानून बनेगा। अब देखिए क्वेश्चन जो उठाया गया है कि इस तरह का प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो है एक पिछली बार देखा, तो इसलिए एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो है मैंने इसमें जो है इंक्लूड किया है। मैंने इसमें ऑप्शन नहीं डाला है, सीधा मैचिंग करेंगे। मैच द मिनिस्ट्री विद द न्यूज दैट द मिनिस्ट्री में हैव रिलीज्ड। अब देखिए उस मिनिस्ट्री से मैच कीजिए जो इस न्यूज को रिलीज कर सकती है, किसी न्यूज को। पहली न्यूज है, ए न्यू पॉलिसी इज बीइंग मेड टू इंक्रीज द जूट एक्सपोर्ट फ्रॉम द कंट्री। एक नई पॉलिसी बनाई जा रही है टू इंक्रीज द जूट, जो जूट होती है ना पटसन, उसका एक्सपोर्ट करने के लिए। तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट डिफेंस वाले तो करेंगे नहीं, ठीक है। उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर फूड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, तो ये तो एग्रीकल्चर फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन जो है ये तो खाने से रिलेटेड ज्यादा हो गया। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ भी नहीं होगा, जूट का पटसन का क्या करेंगे वो। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, देखिए ये कुछ मैच करता दिख रहा है, ठीक है। कॉमर्स यानी कि व्यापार की बात हो रही है ना, इंक्रीजिंग जूट एक्सपोर्ट। अब देखिए टेलीफोन सर्विसेज विल बी मेड मोर एसेसिबल टू द रूरल एरियाज। टेलीफोन सर्विसेज जो है वो रूरल एरिया को और ज्यादा जो है एक्सेसिबल बनाएंगे, मतलब सुलभ बनाएंगे। तो कम्युनिकेशन है ये, टेलीकम्युनिकेशन, ठीक है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री से रिलेटेड ये दिख रहा है। अब देखिए प्राइस ऑफ राइस व्हीट सोल्ड अंडर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम विल गो डाउन। जो गेहूं और चावल जो पब्लिक पीडीएस जो राशन पे बिकता है ना, सब्सिडाइज्ड, 1 रुपए किलो, 2 रुपए किलो, 4 रुपए किलो, वो उसका जो है प्राइस और नीचे लेके जाना है। तो देखिए मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर फूड एंड पीडीएस, बिल्कुल आसानी से आप इसको मैच कर सकते हैं। तो इस तरीके का क्वेश्चन जो है डिजाइन हो सकता है, ठीक है। उसके बाद ए पल्स पोलियो कैंपेन कैन बी लॉन्च। तो ये पल्स पोलियो कैंपेन क्या था, पोलियो की जो ड्रॉप पिलाई जाती है ना, उस कैंपेन को कहते हैं, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, जैसे आजकल वैक्सीनेशन चल रहा है, कोरोना वैक्सीनेशन हो रहा है, ठीक है। उसके अंदर वैक्सीन के अंदर क्या किया जाता है, एक इनएक्टिव वायरस जो है वो जो है आपके शरीर के अंदर डाला जाता है। या तो वो डेड होता है या वो बिल्कुल वीक होता है, बहुत ज्यादा वीक होता है कि आप उसको जो है लगभग डेड के बराबर होता है, और बहुत सारी संख्या में वो वैक्सीन के अंदर आपके शरीर में वो डाल दिया जाता है। वैक्सीन उसको जो है एलियन ऑब्जेक्ट काउंट करती है, एंटीजन, और नहीं सॉरी, हमारा शरीर जो है उसको एलियन एंटीजन काउंट करता है और उसके खिलाफ दवाई बना देता है। तो असली में जब वायरस आएगा तो ऑलरेडी कुछ दवाई अंदर बनी मिलेगी। तो पल्स पोलियो को जो ड्रॉप पिलाई जाती है ना, वो वायरस ही होता है इनएक्टिव, जो कि बच्चों को पिलाया जाता है। तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ जो है इसको करती है। उसके बाद देखिए द अलाउंसेस ऑफ द सोल्जर पोस्टेड ऑन हाई एल्टीट्यूड विल बी इंक्रीज। तो जो सोल्जर जो ऊंचे क्षेत्रों में, काफी हाई क्षेत्र में, जैसे सियाचिन है, काफी हार्ड स्टेशन हो जाता है, ठीक है। हार्ड स्टेशन आपको पता है कि एक बहुत जानी पहचानी टर्म है केवीएस के अंदर कि हार्ड स्टेशन में कुछ एक्स्ट्रा अलाउंस दिया जाता है टीचर्स को, ठीक है। तो इसी तरीके से हाई एल्टीट्यूड पे सोल्जर्स को भी कुछ एक्स्ट्रा अलाउंस दिया जाता है। थोड़ा रिस्क होता है उधर हेल्थ कंडीशन की, या ठंड बहुत ज्यादा होती है। देखिए मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, क्योंकि सोल्जर्स की बात हो रही है तो ये हमें सबने सारी चीजें डिस्कस कर ली। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। डिसीजन, देखिए कौन लेगा डिसीजन ऑन एलोकेशन ऑफ मनी फॉर डेवलपिंग
infrastructure like road, irrigation, different welfare activities for the citizen is taken by which of the following। देखिए डिसीजन ऑन एलोकेटिंग मनी, तो हमने आपको बताया था कि आपको ध्यान रखना है शब्दों से LEJ, ठीक है। और मैंने कहा था कि ये लॉ बनाते हैं या डिसीजन लेते हैं, डिसीजन ये लेंगे, ठीक है। तो डिसीजन कौन लेगा ये पूछ रहा है। नागरिकों के लिए सड़क, सिंचाई और विभिन्न कल्याणकारी गतिविधियों जैसे बुनियादी ढांचे के विकास के लिए धन के आवंटन पर निर्णय निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिया जाता है। तो एग्जीक्यूटिव के द्वारा। देखिए एग्जीक्यूटिव भी मैंने दो बताए थे, एक परमानेंट होता था, एक पॉलिटिकल होता था, टेम्परेरी। तो एग्जीक्यूटिव पॉलिटिकल द गवर्नमेंट, पार्लियामेंट लोकसभा, सुप्रीम कोर्ट जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव परमानेंट। तो सिविल सर्वेंट डिसीजन नहीं लेते, ये तो एग्जीक्यूट करते हैं, तो ये ऑप्शन ही काट दीजिए, ठीक है। ये यहाँ पे आ गया, ये तो इम्प्लीमेंट करेंगे। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट तो रिव्यू करती है, तो ये भी कट गया। अब हो गया पार्लियामेंट। पार्लियामेंट कोई कानून पास करती है, ठीक है। लेजिस्लेचर जो है वो कानून पास करता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एग्जीक्यूटिव जो होते हैं ना, अब यहाँ पे एक चीज आपको बतानी अब शुरू करेंगे कि जो एग्जीक्यूटिव होते हैं, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव जो होते हैं ना, वो डिसीजंस यहाँ पर भी लेते हैं, क्योंकि वो एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर का भी पार्ट है, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, एलोकेशन ऑफ मनी फॉर डेवलपिंग इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक रोड, इरिगेशन। तो यहाँ पर देखिए ये हमारा सही आंसर कौन सा हो गया, एग्जीक्यूटिव पॉलिटिकल, ठीक है। सही आंसर ये हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच इंस्टीट्यूशन इम्प्लीमेंट द डिसीजन टू प्रोवाइड रिलीफ फॉर द विक्टिम्स ऑफ एन अर्थक्वेक। तो यहाँ देखिए इम्प्लीमेंटेशन वर्ड है, यानी कि निर्णय को लागू करना, ठीक है। एक तो निर्णय लेना और एक निर्णय को लागू लेना करना। तो लागू करता है कौन, देखिए जो परमानेंट एग्जीक्यूटिव होते हैं ना, वो एग्जीक्यूट करते हैं इन चीजों को, ठीक है। तो ये हमारा सही आंसर हो गया, क्योंकि यही ग्राउंड पे होते हैं, यही इनको एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है। तो ये पार्लियामेंट जो है डिसीजन नहीं ले रही है और ये भी डिसीजन नहीं इम्प्लीमेंट नहीं कर रहा है, ठीक है। यहाँ से तो लॉ बनता है, ठीक है। और इम्प्लीमेंट कौन करता है, इम्प्लीमेंट हमने वर्ड ढूंढ लिया, तो हमारा सही आंसर हमें मिल गया है। अब देखिए कौन सी संस्था है दो राज्यों के सरकारों के बीच में कानूनी विवाद का फैसला करती है। विच इंस्टीट्यूशन डिसाइड ऑन ए लीगल डिस्प्यूट बिटवीन टू स्टेट्स। कौन सा इंस्टीट्यूशन, आपको कौन सा लगता है। तो जब दो राज्यों के बीच में जब झगड़ा होता है तो सुप्रीम कोर्ट के राइट्स जो है, सुप्रीम कोर्ट की पावर्स आ जाती हैं। तो जुडिशरी जो है, सुप्रीम कोर्ट इज द राइट आंसर। ये पार्ट जो है न्यायपालिका जो है, जो कि स्वतंत्र है, जो दो राज्यों के बीच में, देखिए हाई कोर्ट नहीं कर सकती। मान लीजिए दो राज्य है, इसकी अपनी हाई कोर्ट है, इसकी अपनी हाई कोर्ट है, तो इन दोनों के बीच में झगड़ा हो गया, तो ऐसा नहीं कि ये हाई कोर्ट में चले जाएंगे, क्योंकि ऐसा इंडिपेंडेंट हाई कोर्ट नहीं काउंट होगी। फिर ये लगेगा कि बायस्ड है। अगर इसी हाई कोर्ट ने जो है इसी राज्य के पक्ष में फैसला ले लिया तो लगेगा कि ये तो बायस्ड फैसला हो गया। तो इस तरीके से हमें क्या देखने को मिलता है कि हमने एक सुप्रीम कोर्ट भी बना दी है, जो सारे राज्यों के ऊपर बैठी है और वो डिसीजन लेती है डिस्प्यूट के मामले में, ठीक है। तो ये डेमोक्रेसी का जो पार्ट जो है ना, उसमें अंदर तीन चीजें बहुत जरूरी होती है डेमोक्रेसी के अंदर। एक तो होता है कि आप पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। और पार्टिसिपेट करते हैं तो उसमें आप वोट देने में पार्टिसिपेट करते हैं, इसके अलावा आप आंदोलन भी करते हैं, ठीक है। अगर सरकार की किसी चीज कोई चीज आपको पसंद नहीं है तो आप आंदोलन से क्रिटिसाइज कर सकते हैं, ये भी पार्टिसिपेशन हो गया। और दूसरा जो पार्ट है कि यहाँ पर डेमोक्रेसी के अंदर आप इलेक्ट करते हैं, क्या, अपने रिप्रेजेंटेटिव वोट के द्वारा, ठीक है। तो ये रिप्रेजेंटेटिव जो होते हैं ये आपके लिए डिसीजन लेते हैं, फिर आपको रिप्रेजेंट करते हैं, और आप इनसे सहमत नहीं तो 5 साल बाद आप इनको जो वोट नहीं देते हैं, ठीक है। या आप इनका विरोध भी कर सकते हैं, क्रिटिसाइज कर सकते हैं, इनको ओपनली क्रिटिसाइज कर सकते हैं आप इनको, ठीक है। तो यहाँ पर आपको एक और चीज जरूरी है कि यहाँ पर आपको इक्वलिटी दी जाती है डेमोक्रेसी के अंदर, और ये ना मिले तो जुडिशरी आती है बीच में, किसके लिए, कोई डिस्प्यूट हो जाए, इक्वलिटी ना मिले, तो यहाँ पर देखिए जुडिशरी आ गई है जब डिस्प्यूट हो गया, ठीक है। तो ये जुडिशरी जो है ना वो ऑन द मेरिट का डिसीजन लेती है। ऐसा नहीं कि जुडिशरी जो उनका समझौता करवाने के लिए आगे, कोई बात नहीं, मिलना इसको था, इसने क्लेम कर दिया तो कह दिया चलिए भाई तुम भी आधा आधा ले लो, लेकिन झगड़ा मत करो, ऐसा कुछ नहीं है। जिसका राइट है, जिसके हक में फैसला सही आना चाहिए, ऑन मेरिट डिसीजन लेती है जुडिशरी, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो ये हो गया सुप्रीम कोर्ट हमारा सही आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन कंसिडर द रिकमेंडेशन ऑफ ए कमेटी ऑन ए लॉ टू रेगुलेट द स्टॉक एक्सचेंज। कौन सा ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो है
कंसीडर करता है रिकमेंडेशन ऑफ ए कमेटी, किसी कमेटी ने एक रिकमेंडेशन दी है ऑन ए लॉ, उन लॉ को रेगुलेट करने, किसको रेगुलेट करने के लिए, स्टॉक एक्सचेंज को। कौन सा संस्थान जो है स्टॉक एक्सचेंज को विनियमित करने के लिए एक कानून पर एक समिति की सिफारिश पर विचार करता है, तो कौन सा इंस्टीट्यूशन है। अब देखिए पार्लियामेंट जो है ना वो विचार करता है, किसी कमेटी ने कोई रिपोर्ट दी है तो पार्लियामेंट के अंदर उस पर डिस्कशन किया जाता है कि इस कमेटी के अकॉर्डिंग जो है क्या ठीक है क्या नहीं है, ठीक है। किसी कमेटी की रिपोर्ट पार्लियामेंट पे रखी जाती है, तो ये हमारा सही आंसर हो गया। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। वाई इज द प्राइम मिनिस्टर इन इंडिया नॉट डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल। देखिए हम देखते हैं कि हम किसको वोट देते हैं जब पार्लियामेंट का जब प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन होता है तो हम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को वोट देते हैं, ठीक है। हम सीधा प्रधानमंत्री को, पीएम को वोट नहीं देते, ठीक है। तो जिस पार्टी के अंदर ज्यादा एमपी होंगे, ठीक है, तो उनमें से फिर जैसे ये दो पार्टी है इनके पास एमपी ज्यादा है, तो इनमें से मेजोरिटी वाली जो पार्टी ज्यादा जिसके पास सीट्स हैं या एमपी हैं वो अपने में से एक लीडर चुनती है। हम प्रधानमंत्री नहीं चुनते, वो जो एमपी हैं, ठीक है, जो विधायक हैं, वो राज्य में देखे तो विधायक सीएम चुनते हैं और ऊपर देखे तो एमपी पीएम चुनते हैं। तो ये अपने में से एक लीडर चुनते हैं मेजोरिटी पार्टी से, हम जो डायरेक्टली जो है जनता नहीं चुनती। तो इंडिया के अंदर वाई इज द प्राइम मिनिस्टर इन इंडिया, हम बात कर रहे हैं इंडिया की, ठीक है, नॉट डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल, ठीक है। तो भारत में प्रधानमंत्री को सीधे लोगों द्वारा क्यों नहीं चुना जाता। देखिए हम ऐसी डेमोक्रेसी में है जिसका नाम है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, ठीक है, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, ठीक है। ऐसी डेमोक्रेसी के अंदर क्या होता है कि पार्लियामेंट में हमारे रिप्रेजेंटेटिव जाते हैं, ना कि हम जाते हैं। इतनी बड़ी जनसंख्या जो है सारी की सारी जाके पार्लियामेंट में नहीं बैठ सकती, तो इसलिए मैंने आपको जो है पहले जो गवर्नमेंट इट्स टाइप और इट्स लेवल का जो वीडियो जो है कंटेंट में दिया है उसके अंदर मैंने यही चीज आपको बताई थी कि हमारी जो गवर्नमेंट है उसके अंदर जो है सारे के सारे लोग इलेक्ट नहीं होते, डायरेक्ट डेमोक्रेसी में नहीं है हम, ठीक है, हम रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में है, ठीक है। तो स्टेट और सेंट्रल लेवल पर रिप्रेजेंटेटिव यानी कि प्रतिनिधित्व वाली डेमोक्रेसी होती है, हमारे एक प्रतिनिधि उधर जाते हैं। और फिर मैंने कहा था कि लोकल बॉडीज ही एक ऐसा है जिसके अंदर डायरेक्ट डेमोक्रेसी पंचायत राज इंस्टीट्यूशन के अंदर देखी जाती है कि लोकसभा का निर्माण तो हमारे रिप्रेजेंटेटिव करते हैं और ग्राम सभा के सभी 18 साल से ऊपर के सदस्य होते हैं। तो ये चीज हमने आपको बताई थी। तो इतना कुछ हम बहुत सारी चीजें साथ साथ सीख रहे हैं, ठीक है, और एक अच्छा रिवीजन आपको मिलेगा, ठीक है। तो थोड़ा सा फोकस्ड होकर बिल्कुल ध्यान से पढ़ते रहिए। देखिए पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी ओनली द लीडर ऑफ द मेजोरिटी पार्टी इन द लोकसभा कैन बिकम द प्राइम मिनिस्टर, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, जो मेजोरिटी पार्टी का लीडर है ना वही प्राइम मिनिस्टर बन सकता है, ठीक है। संसदीय लोकतंत्र में लोकसभा में बहुमत दल का नेता ही प्रधानमंत्री बन सकता है, ठीक है। तो जनता प्रधानमंत्री नहीं चुनती, बहुमत दल का जो नेता चुना जाता है वो प्रधानमंत्री बनता है, तो जो बहुमत दल है वो प्रधानमंत्री को चूज करता है। लोकसभा कैन रिमूव द प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इवन बिफोर द एक्सपायरी ऑफ टाइम। वैसे तो इस क्वेश्चन के हिसाब से ये ऑप्शन बनता है, डालना ही नहीं चाहिए था। वाई इज द प्राइम मिनिस्टर इज नॉट डायरेक्टली इलेक्टेड बाय पीपल। देखिए लोकसभा जो है प्रधानमंत्री को और उसकी काउंसिल को एक्सपायरी ऑफ टर्म 5 साल से पहले क्या हटा सकती है, बिल्कुल नहीं हटा सकती, ये तो बिल्कुल हो ही नहीं सकता। और क्या इसीलिए सीधे लोगों के द्वारा चुना नहीं जाता, तो ये तो वैसे ही अपसेट हो गया, इररेलेवेंट ऑप्शन हो गया। अब बात करते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की। सिंस द प्राइम मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट देयर इज नो नीड फॉर इट। क्या प्रधानमंत्री का अपॉइंटमेंट जो है वो प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है। सिंस द प्राइम मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय द अपॉइंटेड, देखिए चूंकि प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, नहीं, राष्ट्रपति द्वारा इसको शपथ दिलाई जाती है, ठीक है। चूज किसके दिया जाता है, बहुमत वाले दल के लोगों के द्वारा, ठीक है, इसलिए इसकी कोई आवश्यकता नहीं, ये तो गलत हो गया। डायरेक्ट इलेक्शन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर इज विल इन्वॉल्व ए लॉट ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन द इलेक्शन। तो वैसे तो ये सही हो सकता है, ठीक है, प्रत्यक्ष चुनाव अगर किया जाए तो सभी लोग खड़े हो जाएंगे, सीधा प्रधानमंत्री को जो है चुनाव अगर करा जाए सीधा, वैसे तो ये गलत ही है, क्योंकि प्रधानमंत्री के लिए प्रत्यक्ष चुनाव अगर होगा, ठीक है, तो प्रत्यक्ष चुनाव के अंदर सीधा प्रधानमंत्री को वोट जाएगा, तो इतने सारे एमपी के लिए खर्चा करने की जरूरत नहीं, बस एक ही बैलेट पेपर छापो प्रधानमंत्री को, तो खर्चा तो कम ही होगा, तो ये भी गलत हो गया, तो हमारा सही आंसर हो गया ये। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। विच
व्यू अकॉर्डिंग टू यू इज करेक्ट रिगार्डिंग द रोल ऑफ जुडिशरी। जुडिशरी से रिलेटेड कौन सी जो है व्यूज आपके अकॉर्डिंग से जो है सही है, मतलब जुडिशरी की भूमिका को बताने के लिए जो है कौन सी जो है करेक्ट रीडिंग आपको लगती है। हम सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे हैं और जुडिशरी की बात कर रहे हैं। सिंस दैट कौन सी बात सही पूछा है ये भी देखना है, तो 3 चीजें गलत मिलेंगी आपको, एक सही मिलेगी। ये भी हम क्वेश्चन को एनालाइज कर लेते हैं। सिंस द सुप्रीम कोर्ट एग्रीज विद द गवर्नमेंट समटाइम इट इज नॉट इंडिपेंडेंट। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट कभी कभी गवर्नमेंट से एग्री कर जाती है तो वो इंडिपेंडेंट नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है कि गवर्नमेंट कहती है कि हम जो है ना फ्री एजुकेशन दे जाना चाहते हैं, ठीक है, फ्री एजुकेशन का एक लॉ लेके आ रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट में कोई पहुंच जाता है जी फ्री एजुकेशन तो नहीं मिलनी चाहिए, तो सुप्रीम कोर्ट कहती है नहीं नहीं फ्री एजुकेशन जो होनी चाहिए, फंडामेंटल राइट बना दिया गया है, चलो इसको ठीक है। आप सभी जानते हैं 86 अमेंडमेंट से जो है फंडामेंटल राइट आ गया है 21A के अंदर। तो इस फ्री एजुकेशन को अगर ये डाटा जो है आप एनालाइज कर ले, मुझे लगता है यही है, ठीक है। तो अब देखिए फ्री एजुकेशन के लिए सुप्रीम कोर्ट भी जो है सहमत है और सरकार भी, तो क्या इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट इंडिपेंडेंट नहीं है, स्वतंत्र नहीं है? तो ये हमारा गलत हो गया। तो हमको करेक्ट ढूंढना है दैट द जुडिशरी इज इंडिपेंडेंट बिकॉज इट कैन गिव ए वर्डिक्ट अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑर्डर। सुप्रीम कोर्ट कैन नॉट डायरेक्ट द गवर्नमेंट टू मॉडिफाई इट। बिल्कुल देखिए यहाँ पर गवर्नमेंट को किसी आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट फैसला दे सकता है, अगर स्वतंत्र नहीं होता तो उसके खिलाफ कैसे फैसला दे देता। तो यहाँ पर ये बात सही है, अगर स्वतंत्र है तभी सरकार के खिलाफत कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट सरकार को इसे संशोधित करने का भी निर्देश दे सकता है, ये भी ठीक है। तो ये हमारा आंसर तो निकल गया। उसके बाद हम तीसरे ऑप्शन को भी देख लेते हैं दैट द जुडिशरी इज नाइदर इंडिपेंडेंट नॉन कन्फॉर्मिस्ट। के जो न्यायपालिका ना तो वो स्वतंत्र है और ना ही सहमति देने वाली। ये तो बिल्कुल ठीक गलत हो गया, इंडिपेंडेंट तो वो है ही है, ठीक है। तो द कोर्ट स्ट्रक ए गुड बैलेंस बिटवीन दोज हु सपोर्टेड एंड दोज हु अपोज द ऑर्डर। तो गवर्नमेंट ये क्या कह रहा है, देखो क्या बात कह रहा है कि कोर्ट जो है ना वो दोनों के बीच में बैलेंस बनाता है, जो सपोर्ट नहीं करते और जो सपोर्ट। तो कोर्ट क्या वहां पे मांडोली थोड़ी करवा रहा है, समझौता थोड़ी करवा रहा है, कोर्ट ऑन मेरिट काम करता है, ठीक है। तो ये चीज गलत है कि वो तो उन दोनों के बीच में समझौता करवाता है और एक अच्छा संतुलन बनाने का प्रयास करता है कि हाँ चलो कुछ इनको खिला दो कुछ इनको खिला दो, ऐसा नहीं। कोर्ट मेरिट पे बात करता है। तो ये भी गलत हो गया, ये गलत हो गया और ये भी गलत हो गया, ठीक है। और ये हमारा सही हो गया। तो इस तरीके से ये हो गया हमारा। मुझे लगता है सारे ही क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। तो आप सभी को जो है मुझे लगता है कि ये काफ़ी बेनिफिशियल होगा। इस पे एक बार और हम टॉपिक क्रिएट करके लाएंगे, तो तब तक के लिए जो है इसको एक बार और देखें जरूर, क्योंकि बहुत ही बेसिक चीज़ें इसके अंदर हमने डिस्कस की है। तो बेसिक्स अगर क्लियर हैं तो आप जो है एग्जाम ओरिएंटेड, क्योंकि हम कंटेंट की कोशिश कर रहे हैं और एग्जाम ओरिएंटेड अगर कंटेंट बनाना है तो फिर बेसिक पे काम करना ही होगा, ठीक है। और डायरेक्ट सीधे सीधे क्वेश्चन तो आपको बहुत सारे मिल ही जाएंगे, लेकिन यहाँ पे मुझे लगता है कि आपको बहुत ज़्यादा कंप्रिहेंसिव जो है वो पार्ट जो है इसमें मिल गया है। तो आपको ये कैसा लगा जरूर बताइए, ठीक है। और इसके अलावा जो है वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिए, क्योंकि ये हमारा मोटिवेशन है और हम आपको मोटिवेट करेंगे, जरूर करेंगे, ठीक है। तो आप अपने आप को ध्यान रखिए कि आप कभी कभी क्या होता है कि आप तूफानों से डरते हैं, ठीक है। तूफान आया हुआ है ना, ठीक है। तो जब तूफान आता है, जब आप जमीन पे होते हो, ठीक है, तो आप जब उड़ान भरते हो तो आपको बादल भी मिलेंगे, आंधी भी मिलेगी, ठीक है। लेकिन जब आपकी उड़ान बादलों से ऊपर होगी तो बिल्कुल शांति वाली उड़ान होगी, मतलब अपने लेवल को आपने उठाना है, तूफानों से नहीं डरना है। अपने आप को संघर्ष के रास्ते पर जो है लेके चलना है, ठीक है। मेहनत करेंगे ना तो आपको छोटी मोटी दिक्कतें हैं, छोटे मोटे फेलर हैं, उससे आप डिमोटिवेट नहीं होंगे। एक छोटी सी कहानी में बताता हूँ कि एक पेड़ होता है, ठीक है। उस पेड़ के ऊपर जो है एक चिड़िया रह रही होती है, ठीक है। चिड़िया वहां पे रह रही होती है घोंसला बना के, ठीक है। तो उस घोंसले के अंदर जो है वो अंडे देती है। तो अंडे से जब छोटे बच्चे निकलते हैं, ठीक है, तो वो जब छोटे बच्चे निकले ही थे तो उसी समय पर तूफान आ गया, ठीक है। और तूफान आया तो उन बच्चों ने कहा कि हमने जिंदगी में इतना बड़ा तूफान नहीं देखा, ठीक है। जिंदगी में कभी इतना बड़ा तूफान नहीं देखा। हालांकि उनकी जिंदगी अभी शुरू ही हुई थी, मतलब क्या है कि उनको लाइफ एक्सपीरियंसेस नहीं है, ठीक है।
तो हो सकता है कि तूफान उससे भी बड़े होते हो, है ना। तो उनके ख्यालों में तो वही बड़ा तूफान है। तो इसलिए क्या होता है, आजकल ये हम सभी के साथ है कि हमारी सहन शक्ति खत्म हो गई है। ऐसा इसकी वजह से है कि हम टॉलरेट नहीं कर पाते। एक तो हम सोशल नहीं रहे हैं, सोशल नहीं रहते, हम परिवार के साथ घुलते मिलते नहीं हैं। तो परिवार में आपस में हंसी मजाक जो होता है एक दूसरे को, चाहे वो आप सरकेजम कह लें या कुछ भी कह लें, हमें उनकी हैबिट नहीं रही, हम दोस्तों में नहीं घूमते हैं। तो इसकी वजह से जो है हम टॉलरेंट नहीं रहे हैं, ठीक है। इसकी वजह से क्या, और हम बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क नहीं करते हैं, ठीक है। हम बहुत ज़्यादा रेस्ट की, कंफर्ट के जोन में रहते हैं। तो इसकी वजह से एक चीज़ और हो जाती है क्या, कि हम छोटे मोटे संघर्ष अगर करने पड़ते हैं, मुसीबत आ जाती है, फेलर मिल जाता है, ठीक है। तो इसकी वजह से हम बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो जाते हैं और हमें लगता है कि वो हम ही हैं जो सबसे ज़्यादा दुखी हैं, सबसे ज़्यादा किस्मत हमारी फूटी हुई है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा जो है हम पर ही भगवान कहर ढा रहा है। तो ऐसा नहीं है, सभी को संघर्ष करना पड़ रहा है। ये लाइफ है, ये कर्म योग की भट्टी है, यहाँ सबको जलना पड़ेगा, ठीक है। और सबको चलना पड़ेगा, तो चलते रहना है, चलना ही जिंदगी है, ठीक है। जो नहीं चलेगा ठहरा हुआ पानी सड़ जाता है। अपने संघर्ष को जारी रखिए, अपनी उम्मीदों को आगे बढ़ाइए, संघर्ष करना सीखिए। तो उसके बाद आप जो है लाइफ को बहुत कॉन्फिडेंट के साथ फेस करेंगे और एग्ज़ाम को भी बहुत कॉन्फिडेंस के साथ फेस करेंगे। इसलिए हार्ड वर्क जरूर कीजिए, और हार्ड वर्क में भी रिवीजन इज़ द मोस्ट, रिवीजन कीजिए, रिवीजन इज़ द की फॉर सक्सेस इन कंपटीशन। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए।